हाँ उसामा, इसमें की प्रैक्टिसिंग, क्योंकि जब मैंने भी आइल्स दिया था ना, तो मैंने जब मॉक टेस्ट में किया था मेरा भी काफ़ी शुरू में कम ही बैंड आता था, लेकिन फिर जब मैंने आइल्स का मेरा रिजल्ट आया था तो मेरा लिसनिंग में 7.5 और इवन रीडिंग में मैंने 9 आउट ऑफ 9 भी स्कोर किया हुआ है। तो ठीक इसमें है, कुछ भी नहीं है, बस की मुझे यही है कि मेजर ना, जस्ट की प्रैक्टिसिंग। मैं और दूसरा ना, मैं इन पैरेलल मैं ना राइटिंग पे प्रैक्टिस सॉरी। कर रहा हूँ। राइटिंग पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वो काफ़ी ना मैं उस पे बेसिकली हम्म। टाइम लगा रहा हूँ, क्योंकि राइटिंग थोड़ा डिफिकल्ट इम्प्रूव करना, क्योंकि लिसनिंग और ये शायद हो बिल्कुल रही है मेरे बिल्कुल, ख्याल में। आपका पॉइंट ठीक है। मुझे भी जो सबसे ज़्यादा इशू था ना, वो मैंने भी राइटिंग पे फोकस किया था। तो कोई नहीं, आप पैरेलल चलाएं साथ साथ। इसमें तो आप बेशक ये वाला सेशन अटेंड कर लें, आज वैसे भी लास्ट डे है। फिर आगे हमने स्पीकिंग की तरफ मूव कर जाना है, फिर उसके बाद राइटिंग का भी पार्ट आना है। आपने अभी तक टेस्ट की डेट तो नहीं बुक की हुई, या नहीं कर नहीं चुके मेरी हैं आप? नहीं नहीं मेरी अभी टेस्ट डेट नहीं है। मैं इंशाल्लाह जनवरी के स्टार्ट में या मिड में जनवरी के ट्राई करूंगा कि मैं देने की। तो उससे पहले मैं प्रिपरेशन करने का बेसिकली कि फुल प्रिपेयर हो जाऊँ अपने एंड पे, फिर मैं दे दूंगा, क्योंकि डिफरेंट ठीक है। मॉक्स वगैरह देगा तो आइडिया हो जाता है कि आप किस लेवल पे हैं। नहीं नहीं, ठीक है, डेट इज़ अ ग्रेट प्लान। सो आई गेस हम स्टार्ट लेते हैं, ले लेते हैं। मिस्टर मुजीब, आर वी लाइव? जी सर, लाइव है सर। जी ठीक है, थैंक यू। जी सर, अहमद तलहा, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। एंड इट्स बीन अ प्लेयर कि आपने अपना टाइम निकाल के यहाँ पे ज्वाइन की है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो ओवर टू यू सर, थैंक यू। ओके, सबसे पहले तो मुझे ये बता दें कि मेरी आवाज़ क्लियर है, आप सबको आवाज़ आ रही है, कोई इशू तो नहीं है इसमें? यू आर ऑडिबल सर। राइट। जैसे आपने बताया है कि आप लोग लिसनिंग को प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप लोगों ने मॉक टेस्ट वगैरह में भी प्रैक्टिस किया है, तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को तो पता होगा कि लिसनिंग का पैटर्न क्या होता है, किस तरह के सवाल आते हैं, और उनको हमने किस तरह से जो है वो सोल्व करना होता है। बस चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं जब आप रियल टाइम में आप आइल्स का एग्जाम दे रहे होते हैं। आपने भी दिया होगा, और जैसे आप बता रहे थे कि आपने पहले भी एक आइल्स का एग्जाम दिया होगा। तो जी जी, मैंने अभी अक्टूबर में ही दिया था। राइट। तो ये मैंने एक आइल्स का जो है वो ऑन किया है। अच्छा, इसमें आइल्स में जो खास तौर पे लिसनिंग की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो ये एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर जो है ना, जिसको मैं कभी कभी कहा करता हूँ कि आप खारिश में नहीं कर सकते। रीडिंग एग्जाम, राइटिंग, स्पीकिंग, ठीक है, आप थोड़ा बहुत जो है वो चिल मूड में आ सकते हैं, बट लिसनिंग में ये आपके पास फैसिलिटी नहीं होती। आप सुन रहे हैं, आपको सुनते हुए जो है रीड भी करना है, और उसी वक्त आपको सही ऑप्शन में मार्क करने हैं, और मतलब कि आपकी बहुत सारी सेंसेस एक साथ सही तरह से काम कर रही होंगी, तो आप जो है वो लिसनिंग एग्जाम कर पाएंगे। अगर आप 1 से 2 सेकंड के लिए भी आगे पीछे हुए, तो फिर आप भूल जाएंगे कि मैं कौन से सवाल पे था, स्पीकर कहाँ पे बात कर रहा है, और आगे मैंने क्या करना है। जब तक कि आप अगले पोर्शन पे नहीं आ जाते, तब तक आप बहुत मुश्किल हो जाता है ये पता करना कि मैंने कहाँ आना है। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कीवर्ड की मार्किंग होती है। हमने कीवर्ड्स को मार्क करना होता है। मैं रियल एक कीवर्ड मार्किंग होती है जब हम मॉक टेस्ट में कर रहे होते हैं, रियल टाइम टेस्ट में थोड़ा डिफरेंट हो जाती है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। रियल टाइम टेस्टिंग के अंदर जो है ना, जब आप रियल में उनके सेंटर में एग्जाम दे रहे होंगे, तो वो पहले इंस्ट्रक्शन होती है कि ये आपका IELTS एग्जाम है, लिसनिंग एग्जाम है, इसमें ये है, ये है, ये। तो वो इंस्ट्रक्शन तो हमारे लिए इतनी अहमियत के हामिल नहीं होती। तो मैं उसमें क्या किया था कि वाइल लिसनिंग द इंस्ट्रक्शन, मैंने अपना जो है कीवर्ड की मार्किंग शुरू कर दी थी। तो कुछ मुझे टाइम मिल गया इंस्ट्रक्शन से भी। जब वो पार्ट 1 के क्वेश्चन पे आया था, तभी मुझे कुछ टाइम मिला। तो इससे पहले कि मेरा पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन शुरू होता, मैं पार्ट 1 के सारे कीवर्ड मार्क कर चुका था, एंड सब कुछ हो चुका था।
ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी कि हमने कीवर्ड को कब मार्क करना शुरू करना है। इंस्ट्रक्शन पढ़ने सुनने की कतई जरूरत नहीं है, वो कुछ भी नहीं है आपके लिए। पार्ट वन कंप्लीट हो जाएगा। उसमें जो है 1 to 5 या 6 क्वेश्चन के बाद आपको दोबारा कुछ टाइम मिलता है कि आप आगे भी कीवर्ड मार्क कर लें। पार्ट वन के बाद आई थिंक सो, अगर मुझे अच्छी तरह से याद है, कि 1 मिनट आपको मिलता है रिव्यू करने के लिए अपने क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन में किस तरह की मिस्टेक हो सकती है? फॉर एग्जांपल, अगर कोई नंबर थे, आप जैसे ये पहला ही सवाल है पोस्ट कोड। जैसे यहाँ पे ये सवाल है पोस्ट कोड का, ठीक है। तो अब अगर इसमें कोई नंबर थे और आपने अगर कोई नंबर गलत लिख दिया है, तो अब ओवरव्यू नहीं हो सकता क्योंकि वो जा चुका है। रिव्यू बस आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, आपने स्पेलिंग गलत लिख दी है, आप जब वापस आएंगे रिव्यू करते हुए आपको उसके लिए टाइम मिलेगा, मैं बताता हूँ कब मिलता है। बट आपने वो 1 मिनट जो आपको पार्ट वन को रिव्यू करने के लिए दिया गया वो बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। आपने उस 1 मिनट के अंदर पार्ट टू के ऊपर मूव कर लेना है। पार्ट टू पे जब मूव करेंगे, पार्ट टू और पार्ट थ्री जो है वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि उसमें एमसीक्यूज आ जाते हैं, और एमसीक्यूज के अंदर आपको क्वेश्चन भी रीड करना होता है, साथ में आंसर्स भी रीड करने होते हैं, तभी आप जाके एक सही एमसीक्यू को मार्क कर पाते हैं। तो वो पार्ट वन से आपको टाइम मिला 1 मिनट रिव्यू करने के लिए, उसके बाद कुछ टाइम मिलेगा आपको पार्ट टू से भी अ, अपने क्वेश्चन को देखने के लिए। वो सारा टाइम कलेक्टिवली जो है आपने पार्ट टू को देना है, आराम से बैठ के अपने जो है वो मार्क करने हैं, कीवर्ड्स को मार्क करना है। ठीक है, पार्ट टू के बाद आपको 30 सेकंड मिलते हैं। 30 सेकंड बहुत थोड़ा टाइम होता है क्योंकि रिव्यू करने के लिए, पार्ट टू के क्वेश्चंस को रिव्यू करने के लिए 30 सेकंड मिलते हैं। पार्ट थ्री के अंदर चीज़ें ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती हैं क्योंकि अगर आप पार्ट टू में देखें तो पार्ट टू के अंदर आपके पास जो आंसर है वो छोटे हैं मिसाल के तौर पर। ये कोई इतना बड़ा नहीं है, मतलब जिसमें मुझे पूरी लाइन पढ़नी पड़े। मैं एक नज़र के अंदर ही बता सकता हूँ कि अच्छा यार यहाँ पे स्मॉल की वर्ड है, यहाँ पे इनफ ऑफ देम की वर्ड है, तो मैं आराम से बता सकता हूँ। बट पार्ट थ्री के अंदर चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती हैं। आपके पास जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो काफ़ी लेंथी होती हैं, तो वो 30 सेकंड, और उसके बाद पार्ट थ्री का कुछ टाइम जो आपको मिलेगा क्वेश्चन को देखने के लिए वो आपने यहाँ पे कंज्यूम कर लेना है। कोशिश करें कि जितने भी क्वेश्चंस और आंसर्स को आप पार्ट थ्री में खास तौर पर मार्क कर सकते हैं तो कर लें, क्योंकि पार्ट थ्री कंपैरेटिवली मुझे बाकी हर पार्ट से ज़्यादा डिफिकल्ट लगता था। सो लेट्स से पार्ट थ्री भी हो गया हमारे पास। ओके, इसमें मैंने केस नोट की हुई है कि जैसे यहाँ पे एक सवाल है चूज टू लेटर्स A to E। तो बहुत सारे मॉक टेस्ट के अंदर आप देखेंगे कि ये जो आखिरी दो लेटर होंगे ना, ये वाले, इनमें से कोई एक जरूर आंसर हो सकता है। कभी ये एक किस्म का ट्रिक नहीं है, ये किस्म का तुक्का है। मैं वैसे समझाना चाह रहा हूँ कि इन केस के टाइम बहुत शॉर्ट हो गया है और आपको अब समझ नहीं आ रही, जब आप रिव्यू कर रहे थे अपने क्वेश्चंस को आपको लग रहा है कि मैंने कुछ गलत लगा दिया है, तो आराम से आंखें बंद करके DE को टिक कर दें। इनमें से एक तो ठीक हो जाएगा, ना तो एक नंबर आएगा तो एक नंबर जाएगा। ये सिर्फ ये एक तुक्का है, मैं तुक्के की बुनियाद पे एक पैटर्न मैंने देख लिया था वहां पर, किस तरह से जो है चीजें काम करती हैं। ओके, पार्ट फोर भी मेरे लिए कंपैरेटिवली काफी इजी था। जस्ट आपने चलना होता है, रीडिंग करनी होती है, साथ में जैसे चल रही होती है और आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो करते रहते हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, जो मैंने नोट किया, जो मैं भी पढ़ाता था हम ऐसे करते थे। इसके लिए कि यहाँ पे हमने जो है मार्किंग शुरू कर दी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं पार्ट फोर की बात करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे लगता है अच्छा यार ये भी जो है वो कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, और ये भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ठीक है भाई, और ये भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ये भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड। ये जो मैंने पहले दो कीवर्ड लगाए हैं ना, स्टिक एनफोर्समेंट, एंटी पाउचिंग लॉ, इसके अलावा आप समझे तो शायद ये भी इंपॉर्टेंट, इनमें से कोई भी कीवर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब बकवास है। इंपॉर्टेंट कीवर्ड वो है जहां पे फिल इन द ब्लैंक एग्जिस्ट करती है बस। अगर आपने पार्ट फोर में भी, आपको चूंकि थोड़ा टाइम मिलता है और पार्ट फोर के अंदर
क्वेश्चन जो है वो 31 to 40 एक साथ ही वो बोलता है, उसमें कोई टाइम नहीं मिलता आपको कि 31 to 35 के बाद चलने दोबारा टाइम मिल जाएगा, दोबारा आप ये क्वेश्चन देख लेना। उसके अंदर अगर आपने ये काम शुरू कर दिया कि अच्छा भाई फॉर्चुनेट बहुत अच्छा कीवर्ड है, एंटी, ये कीवर्ड नहीं है, ठीक है, होगा बट मुझे से गर्ज नहीं है कीवर्ड, बट वहां सिर्फ वहां पे एग्जिस्ट करता है जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक एग्जिस्ट करती है। जैसे यहाँ पे कीवर्ड एग्जिस्ट करता है मेरा, कीवर्ड मेरा यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इधर एग्जिस्ट करता है, और उसके बाद इस लाइन के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब ये इस लाइन के अंदर क्या है, मुझे से कतन भी गर्ज नहीं है। जब मैं सुन रहा हूँ मैं किधर ये लाइन पे देख लूंगा, तो मैं यहाँ पे कीवर्ड मार्किंग में टाइम वेस्ट करने से रहा। फिर जब आपका पार्ट 4 भी हो जाता है, आपको 3 मिनट मिलते हैं सब कुछ रिव्यू करने के लिए। तो यही वो वजह है जब मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको जो रिव्यू का टाइम मिलेगा, वो आपने रिव्यू बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, आराम से आके देखते रहना, क्योंकि आपको एंड में 3 मिनट मिल रहे हैं। इसमें आप अपने क्वेश्चंस को, एमसीक्यूज को रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, अच्छा भाई ये नहीं था तो ये था, तो मैं जो है फिलहाल एमसीक्यूज गलत हो गया तो उसको लगा देता हूँ। तो सिंपल ही एक इसका मुझे पहले से पता नहीं था, जब मैंने टेस्ट दिया तो मुझे समझ आई, क्योंकि पहले से मैं ये समझता था कि शायद जो है मैं पार्ट 4 के बाद को टाइम नहीं मिलता, शट सडनली जो टेस्ट है वो सडनली क्लोज हो जाता है और एवरीथिंग इज वैनिश। बट टेस्ट में ऐसा ही हुआ कि अ, मुझे पता लग गया था यार टाइम मिल रहा है, लेट्स गो विद इट। टेस्ट से कुछ दिनों पहले ही कुछ चीज़ें, मैं एक यूट्यूब चैनल था, नाम मैं भूल गया, उन्होंने ये बताई, तो फिर मैंने इसको फॉलो किया और टेस्ट में मैंने बचत कर ली अपनी। बजाय से कि मैं वहाँ पे बैठ के आंसर रिव्यू करता, मैंने आराम से वो टाइम दे दिया कीवर्ड मार्किंग को। अ, इसके अलावा, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा आज अभी बोलूँगा भी नहीं, अब कि ये सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया मैंने, इसमें क्या था बाकी मैं जानता हूँ आपको, जिन्होंने पढ़ाया उन्होंने खुद भी आइल्स दिया हुआ है, तो अगर आपको क्वेश्चन है तो आप मुझसे वो पूछ लें ताकि मैं उन क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकूँ। Sir Ahmed, thank you so much for sharing your valuable feedback and the experience that you have faced. Guys, अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ डू आस्क, क्योंकि हमारे साथ एक्सपीरियंस्ड हैं लोग अवेलेबल हैं। तो अगर आपके माइंड में कोई क्यूरी है, कोई कन्फ्यूजन है टेस्ट को लेकर, तो प्लीज़ पूछिएगा। सर मैं ऑडिबल, मेरा आवाज़ आ रही है? जी जी मिस्टर आसिफ, यू आर ऑडिबल। सर मैं चाहता हूँ कि मैं कंप्यूटर बेस्ड आइलिट्स दूँ ना, लेकिन अभी मेरा टाइपिंग जो है वो तकरीबन 25 वर्ड पर मिनट है, बहुत कम है। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि मैं असल में मैं चाहता हूँ कि मैं 1 महीने बाद आइलिट्स दूँ ना, या 1.5 महीने बाद, और मैं चाहता हूँ कि इस दौरान में मैं इस टाइपिंग को इम्प्रूव करा दूँ। तो काइंडली थोड़ा सा गाइड कीजिएगा इस हवाले से मुझे। अच्छा, अगर आप सिर्फ लिसनिंग के लिए टाइपिंग को प्रूव करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, आराम से हो जाएगी। बट सिर्फ लिसनिंग तो होती नहीं, राइटिंग भी होती है। तो आप 25 वर्ड्स पर मिनट, क्योंकि टाइपिंग को इम्प्रूव करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल काम है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि रातों रात इम्प्रूव होती है, बिल्कुल नहीं होती। मैंने खुद 6 से 7 माह हो गए हैं, जब मैंने शुरू की थी तो मेरी 30 वर्ड्स पर मिनट पे थी, तो आप खुद सोचें कि 6 से 7 माह के बाद अभी मेरी जो है वो 65 वर्ड्स पर मिनट पे है। तो ये इसका हिसाब किताब होता है टाइप का। आप कई दफा स्टक फील करते हैं, महीना हो गया आप प्रैक्टिस कर रहे हैं बट वो 30 वर्ड से ऊपर ही नहीं जा रहे, वो उधर रुकी हुई है। और इस तरह की चीजें चलती रहती है, ये बहुत स्लो, आराम आराम से टाइपिंग आपकी इंप्रूव होती है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो, क्योंकि जब हम टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, हमारा होता है कि हम कितना तेज लिख सकते हैं। तेज लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो स्पीड है आप उसके अंदर कितनी कम गलतियां करते हैं, आप कितना अच्छा लिख सकते हैं बगैर कोई गलती की, आपकी एक्यूरेसी क्या आ रही है, डेट्स व्हाट जो मैटर करता है, ठीक है। तो चूंकि राइटिंग का टेस्ट में साथ ही आएगा, लिसनिंग का टेस्ट तो शायद आप कर लें, जो आपकी अभी जो स्पीड है 25 वर्ड्स पर मिनट, उसमें भी आराम से हो जाएगा लिसनिंग का टेस्ट। बट राइटिंग का टेस्ट पर उसमें नहीं हो पाएगा। तो मेरा तो मेरी ये मशवरा है कि आप जो है वो पेपर बेस्ड आइल्स को प्रेफर करें। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके इम्प्रूव कर सकते हैं, मैंने तो यहाँ पे कुछ ये रखी भी हुई हैं, एक 5 कोई साइट्स हैं जिनके ऊपर जो मैं कंसेक्टिवली जो है वो प्रैक्टिस करता रहता हूँ।
मेरा ये मशवरा है कि देख लें, लेकिन मुश्किल ही है थोड़ा सा कि आप एक माह के अंदर अंदर जो है आप 50 वर्ड्स पर मिनट पे ले जाएं। दैट्स क्वाइट डिफिकल्ट थिंग। सर आप डेली टाइपिंग करते हैं कि जब टाइम मिलता है? सर मैं डेली करता हूँ अभी टाइप जब अच्छा, ठीक है। क्या आगे किसका क्वेश्चन हो? वैसे मैं अगर उनका पूछना तो उन्होंने बता दिया। मैं टाइम पे मिलता है, टाइम जब मिलता है तब करता हूँ मैं उसको। वैसे ही शुरू शुरू में मैंने डेली की थी, बट जब मेरा 50 वर्ड्स पर मिनट से ऊपर हो गया था तो फिर मैंने वैसे ही किया कि जब टाइम मिल गया तो चलो कर ली, जब नहीं हुआ तो छोड़। सर मैंने एक टिप पूछनी थी आपसे, तो इसलिए मैंने पूछा था। मैं भी 1 मंथ से कर रहा हूँ, तो मेरी भी 60, 65, 70 तक गई है, लेकिन 75 से ऊपर नहीं जा रही, तो इसलिए मैं पूछना चाह रहा था। ऐसे ही है, ऐसे ही होता है। मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। ये टाइपिंग प्रैक्टिस की वेबसाइट है मंकी टाइप, ठीक है। ये मंकी टाइप पे आप जाएंगे। और सर ये ठीक, RNC क्या है? ये मैं आपको समझाता हूँ। ये मैंने इसलिए ओपन किया था, मैं बताता हूँ मैं आरएनसी पे क्या करना चाह रहा था। तो ये अब यहाँ पे जो जो वर्ड है ना, ये बहुत वो है, इजी पीजी से है। लुक कीच राइट अंडर हाउस, ठीक है। इसके ऊपर अगर मैं टाइप करूंगा तो हो सकता है मेरा 70 वर्ड्स पर मिनट क्रॉस कर देगा, ठीक है। हाउएवर अगर मैं यहाँ पे आऊँ टाइपिंग मसल के ऊपर, तो इसको मैं बुक पे ओपन करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे ये कोई बुक है। बुक से लोग टेक्स्ट उठाते हैं, तो उसके अंदर आपको वैरायटी ऑफ वर्ड्स मिलेंगे। इसके अच्छी तरह से आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको समझ आएगा कि भाई अगर नया वर्ड इनकाउंटर कर लेता हूँ जो मैंने पहले कभी देखा नहीं, मैंने पहले कभी सुना नहीं, अगर आज पहली दफा मेरे सामने आ गया तो मेरी क्या प्रैक्टिस है उसके ऊपर। तो ये वेबसाइट आपकी काफी, मतलब कि कोई बंदा अगर ये समझ रहा है कि मैं इजी पीजी वर्ड के ऊपर प्रैक्टिस करके 70 वर्ड्स पर मिनट पे पहुंचा हूँ पढ़ो, तो जब इस वेबसाइट पर आएगा तो आराम से 40 वर्ड्स पे आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसे वर्ड्स हैं जो कभी देखे नहीं होंगे, तो उससे गलतियां ना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये तो सर मैं ना ये कोई जो मंकी टाइप है ना, उसके ऊपर 50K का एक फिल्टर लगता है, 5K का, तो उसमें डिफिकल्ट आते हैं, तो उससे काफ़ी रिड्यूस हो जाती है, लाइक 55 हो जाती है, 50 हो जाती है। राइट। अच्छा, आरएनसी ये है रिपब्लिकन कंपनी, उनकी कंपनी कह रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टी है ट्रम्प की। और ये उनके कुछ इस साल जब वो अपनी, आप क्या कहते हैं, जो पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होने होते हैं हमारे यहाँ पे, जो सियासी हलचल होती है, लोग जाके तकरीरें शिकरीरें करते हैं, तो ये उस तरह की कुछ तकरीरें हैं। इसको वेरी फेमस हुई थी, मैंने कोशिश की थी कि मैं सारी सुनूं। मेरा वैसे अमेरिका से कोई लेना देना तो है नहीं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, बट चूंकि लिसनिंग के अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है एसेंट। यूजर का एसेंट, जो भी स्पीकर होगा ना, वो किस तरह से बात करता है। अगर आपका जो ब्रेन है वो सिर्फ एक स्पीकर के लिए ट्रेन है, हो सकता है कि, क्योंकि लिसनिंग में आपको हो सकता है कि ऐसी ऑडियो मिले जहाँ कोई कॉल पे बात कर रहा है, 2 से 3 लोग मिक्स होके बात कर रहे हैं, तो डिफरेंट ऑडियोज के लिए आपका जो ब्रेन है वो ट्रेन होना चाहिए। तो उस वजह से मुझे ये काफी अच्छा रिसोर्स लगा ब्रेन को ट्रेन करने के लिए। आपको जैसे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे ये एक स्पीकर है, स्पीकर चेंज हो चुका है, ठीक है। तो मैंने इस तरह मुझे काफी हेल्प की कि मैं चीजों को अंडरस्टैंड कर सकूं। एक दफा फिर स्पीकर चेंज हो गया है, न्यू स्पीकर। तो डिफरेंट एसेंट, डिफरेंट लोग, उनका बोलने का डिफरेंट स्टाइल, कोई तेज बोल रहा होगा, किसी की मीडियम पे स्पीच होगी, कोई आ, आराम से बोलता होगा, ठीक है। वो वर्ड्स को प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं, ठीक है। आप कैप्शन ऑन कर लें, कैप्शन रीड करते रहें, आपको समझ आएगा कि अच्छा यार, एक अमेरिकन इस तरह से वर्ड को प्रोनाउंस करता है, दूसरा शायद इस तरह से करता है, सेम चीज है, ठीक है। तो इससे काफी हेल्प होती है। अब ये प्रेसिडेंट साहब आ गए, ठीक है। तो ये आरएनसी, मैं इसका लिंक भी शेयर कर देता हूँ। वैसे सिंपली अगर आप लिखेंगे रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन,
उस पर लाइव पर आज, ठीक है, आपको ये जो है मिल जाएंगे सारे ना लें, बट जितने भी आप आराम से थोड़ा वक्फा ले लें, 30 मिनट के बाद दोबारा सुनना शुरू करते हैं, फिर दोबारा सुनना काफी हेल्प हो गई थी मेरी इससे। किसी और कोई क्वेश्चन हो? जी सर अहमद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आपने काफ़ी वैल्यूएबल फीडबैक्स और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आई गेस काफ़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी। काइंडली गाइस, अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज़ डू आस्क। मेरा एक क्वेश्चन है। आ, जी कभी कभी प्लीज़। लिस्टिंग में ऐसा होता है कि बीच में कुछ चीज़ में लॉस हो जाती है, मतलब कभी हम लॉस हो जाते हैं, तो हम लोग ये सोचने लग जाते हैं कि जैसे मेरा पिछला वाला क्वेश्चन तो निकल गया, अब क्या होगा। तो उस सिनेरियो में क्या करना चाहिए, मतलब वो ठीक है, हम लोग वो आगे वाली ऑडियो जो है वो सुन लेंगे, बट तो उस वक्त जो मतलब उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। बस जो अब आपका लॉस हो गया ना, वो लॉस हो गया, उसको लॉस समझो, चला गया, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका फॉर एग्जाम्पल एक फिल इन द ब्लैंक लॉस हो गया, आप सोचने लग जाए कि यार नहीं, वो उसने जो है पार्क बोला था या पार्क्स बोला था, मुझे एस लगाना नहीं लगाना, तो आपके अगले दो एमसीक्यूज भी कंफर्म लॉस हो जाएंगे। तो आपका वो 3 का नुकसान है, ठीक है। ये होता भी ऐसे ही है। और उसके बाद आप फिर दोबारा ये समझ नहीं पाएंगे कि अच्छा यार, कौन सी फिल इन द ब्लैंक पे है स्पीकर, मैं कहाँ पे हूँ, मैंने, जब तक अगला क्वेश्चन नहीं आ जाता। मतलब कि एक जगह पे सोचने का, मैंने आपको बताया ना पहले कि लिसनिंग वाहिद एग्जाम है जिसमें हम खारिश भी नहीं कर सकते, आप अपना दिमाग लेके नहीं जा सकते, आपको दिमाग अपनी सारी सेंसेस सिर्फ स्पीकर पे रखनी है। कुछ चीज लॉस हो गया, जाने दें उसकी, बस अब हो गई है। उस पर अगर आपने वक्त जाया किया तो आपके अगले 2 दिन स्कूल भी चले जाएंगे साथ ही। सही, थैंक यू। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आगे मूव करते हैं। ओके सर अहमद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने जो भी फीडबैक दिया वो काफ़ी वैल्यूएबल है हम सबके लिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। आई होप कि आप सबका जो अच्छा बैंड है। जी जी, थैंक यू सो मच फॉर द बेस्ट विशेस। चलें जी, फिर आगे मूव करते हैं। आज का जो हमारा प्लान था वो मॉक टेस्ट का था। एंड मॉक टेस्ट इटसेल्फ ही 30 मिनट्स का होता है। टाइम इज़ क्वाइट शॉर्ट बिकॉज 10:25 हो चुके हैं। तो फिर हम स्ट्रेटजी ये रखेंगे कि आप लोग अपने पास कोई भी पेपर या पेन ले आएँ। अगर वो नहीं है तो अपने सेल फोन पे, नहीं तो अपने लैपटॉप के ऊपर नोटपैड ओपन कर लें। मैं कोई भी रैंडम एक मॉक टेस्ट ओपन करूँगा और हमने उसको वन गो के अंदर ही कंप्लीट करना है, लाइक इन 30 मिनट्स। और फिर उसमें ये है कि क्योंकि हमारे पास आई डोंट थिंक के आंसर्स को वो करने का टाइम होगा कंपेयर करने का। उसके बाद जो फिर आंसर शीट है उसको मैं स्लैक के ऊपर शेयर कर दूंगा। तो फिर वो वहाँ से आप लोग इंडिविजुअली कंपेयर करेंगे और आपने फिर अगले सेशन में मंडे को मुझे बताइएगा कि किसका क्या स्कोर था। या अगर ना भी बताएं तो जस्ट ये एक सेल्फ लर्निंग है, उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कि हमें आगे कितनी ज़रूरत है और प्रैक्टिस करने की और कितनी नहीं। ठीक है, साउंड्स गुड। किसी किस के बारे में कोई क्यूरी? अच्छा, मिस्टर उमर या मिस्टर उमर, आर यू देयर? यस सर, मेरी आवाज़ आ रही? जी जी, यू आर ऑडिबल। आपके कंप्यूटर स्क्रीन से इस टाइम पे ज्वाइन किया हुआ है। कैन यू शेयर योर स्क्रीन बिकॉज आई एम हैविंग सम वीक इंटरनेट कनेक्शन। जैसे कल मेरा बार बार इंटरनेट बीच में ऑफ हो रहा था, तो अगर लिसनिंग में ऑफ हो गया तो फिर इशू हो जाएगा। आप कंप्यूटर हाँ। से ज्वाइन किया हुआ है आपने या सेलफोन से? सर मैंने कंप्यूटर से ही किया है। चलें, फिर आप ऐसा करें, वही आइल्स की वेबसाइट खोलें और अच्छा। कोई भी रैंडम टेस्ट ओपन कर लें और फिर अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा। ओके सर। ठीक है।
ठीक है, जब तक मिस्टर उमर अपनी स्क्रीन सेट करें, अगर किसी की कोई और क्यूरी हो तो काइंडली पूछ सकता है। अच्छा, यहाँ पे मेरे ख्याल से किसी ने टाइपिंग स्पीड के बारे में एक पहले क्यूरी पूछी थी, आई गेस दैट वाज मिस्टर आसिफ। अच्छा, इसमें देखें टेक्निक ये है कि आपको लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग में तो इटसेल्फ टाइपिंग स्पीड की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, राइटिंग के लिए आपको उसको इम्प्रूव करना है, लेकिन इट इज़ अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। आप जो डिफरेंट वेबसाइट्स जो आपको बताई गई हैं उनके ऊपर प्रैक्टिस करें। होपफुली आप उसके ऊपर जो है वो इतनी आपकी ग्रिप हो जाएगी कि आप उसको कर पाएंगे। क्योंकि राइटिंग में देखेंगे 150 वर्ड्स और 250 वर्ड्स लिखने होते हैं टास्क 1 और टास्क 2 में। वहाँ पे मोस्टली जो लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं वो कंटेंट के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि उसको लिखें किस तरह से। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने बहुत ज़्यादा कुछ वहाँ पे लिखना है और आप टाइम शॉर्टेज है और आप कोई compete कर रहे हैं किसी टाइपिंग टेस्ट के लिए। टाइपिंग स्पीड ऑल्दो आपकी अच्छी होना ज़रूरी है, लेकिन वहाँ पे जो आप मेन स्ट्रगल कर रहे होंगे वो कंटेंट के लिए कर रहे होंगे। तो अपनी टाइपिंग स्पीड को थोड़ा सा बेहतर करें, और जब आपको लगे कि वो बेहतर होगी, या देन गो फॉर आइल्स कंप्यूटर टेस्ट। यू कैन डू इट इजीली। सर मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? जी जी, आपकी स्क्रीन बिल्कुल विजिबल है। ओके। और गाइस, अपने पास कुछ भी पेपर या पेन ले आए अगर आप वो बेहतर समझते हैं। इफ़ नॉट, देन यू कैन ओपन नोटबुक ऑन योर लैपटॉप, और यू कैन यूज़ योर सेल फोन फॉर राइटिंग आंसर्स एज वेल। मैं आपको थोड़े से सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ, लाइक 1 मिनट, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। और ये कंसेक्टिव 30 मिनट्स का टेस्ट होगा। एंड उमर, आई थिंक इसको स्टार्ट कर दें बिकॉज टाइम इज़ रियली शॉर्ट। एंड काइंडली स्क्रीन को साथ साथ आपने स्क्रॉल डाउन करते रहना है। अभी भी स्क्रॉल डाउन कर दें थोड़ा, और थोड़ा सा जूम आउट भी कर दें। ऑडियो नहीं आ रही है आपकी। हाँ सर, अभी ऑडियो नहीं आ रही। आई थिंक अभी तक फिर स्पीकर ने कुछ बोला नहीं है। आप थोड़ा सा जूम आउट करें इसको, अपने ये जो गूगल क्रोम का पेज है इसको थोड़ा जूम आउट करें। सर ये जूम आउट नहीं हो रहा मेरे से। आपके बिल्कुल राइट टॉप पे 3 डॉट्स हैं क्रॉस के नीचे, जहाँ पे क्रॉस है ना क्रोम पे। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ इस नज़र आ रहा हाँ जी, यहाँ पे इन 3 डॉट्स को करें। यहाँ पे ये जूम माइनस करें इसको। आपने जूम आउट करना, माइनस करें है। ओके। अ लिटिल अभी। मोर। दैट्स इट। ओके सर। ठीक है, जस्ट प्ले द रिकॉर्डिंग प्लीज। सर अभी मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, आवाज़ आ रही? नहीं, वी आर अनएबल टू हेयर इट। आपके पास आवाज़ आ रही है या नहीं? नहीं सर, आवाज़ नहीं आ रही। मिस्टर उमर, आपके पास आवाज़ आ रही है वहाँ पे? सर मुझे तो आ रही है। अच्छा, आई गेस देर इज सम इशू। चलें, आप स्क्रीन को करें, शेयर आउट करें। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। ओके। गाइस, लेट्स से कि अगर टेस्ट ख़त्म भी हो गया, कंप्लीट ना हुआ, तो जितने हमने आंसर्स किए होंगे हम उन्हीं को कंपेयर कर लेंगे। माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल? यस सर। यस सर, विजिबल है। ओके। ओके, ये मैंने एक रैंडम से टेस्ट खोला हुआ है, एंड आई एम गोइंग टू प्ले इट। बस मुझे कंफर्म कीजिएगा कि आवाज़ जब ये प्ले हो तो आप सबको आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। आपकी सर स्क्रीन दूसरी आ रही है सर जिसमें आयट्स का स्कोर आ रहा है। यस। आयट्स की टेस्ट वाली स्क्रीन नहीं आ रही अब। ओके Supermarket, ओके ओके ओके। talking to a new worker on her first day. First, you have some time to look at सर questions अभी भी 1 to आपकी 6. नहीं, यस सर अब आ गई। ठीक है, आप क्लियर है? Supervisor in a super यस। चलें, आई एम गोइंग टू प्ले इट फ्रॉम द स्टार्ट। part 1. You will hear a supervisor in a supermarket talking to a new worker on her first day. First, you have some time to look at questions 1 to 6.
Now listen carefully and answer questions 1 to 6. Hello, Charlotte. I'm Caden, one of the supervisors. Welcome to the team. Hi, Aiden. It's Caden. I'm so sorry. Oh, don't worry. People often get my name wrong. They never know how to spell it. It's Kaeden, in case you ever need to write it. I'll try and remember. So, there are a few practical things you need to sort out this morning. Then I'll show you what you're going to do today. The email I received said to go to the front desk to show my letter of appointment and pick up my badge. You'll need that for the staff room and other areas of the supermarket where shoppers aren't allowed. So, after you've finished at the front desk, I'll take you to the staff room. Put your coat and rucksack in one of the lockers there. Take whichever one is free. Will I have a key? Yes, try not to lose it. At the end of the day, leave it in the door for the next person to use. Will do. You also need to go to the HR department to see Tiffany. She's really helpful. I was told to bring my passport with me. HR need to take a note of the number in it. That's right. Or you can show your ID card. I don't have one of those. Okay. Tiffany will give you a uniform. They have lots in different sizes, so you just tell her what you need. I won't come with you to HR. I've got to go and sort something else out. Problem with a bread slicer. Is the HR office near the staff room? The staff room's on the first floor, and HR are a couple of floors above that, on the third floor. There's a staircase outside the staff room. Okay. When you're finished with HR, come and find me in the bakery section of the shop. I'm looking forward to getting started. I'll just give you my phone number in case you can't find me. Have you got your phone there? Yes. Okay. Ready? It's 0412 66 5903. Okay. Done. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10. Now listen and answer questions 7 to 10. So, Charlotte, your tasks today are in the bakery section, on the sushi counter, and on the meat and fish counters. The first job is to check sell-by dates on the bread and cakes. If any of the dates are today's, put a new price label on the packaging. What if any of the labels are yesterday's dates or older? Do I throw those items away? Yes, but that shouldn't happen. We check the stock every day. When something needs a new price label, put a yellow one on the package next to the original price. Okay. After that, you'll go to the sushi takeaway counter. Will I be preparing boxes of food? For today, you'll just be helping the staff. Yes, of course. You'll see lots of flat cardboard boxes at one end of the counter. Beneath those is where we keep the plastic boxes. We run out of those really quickly, so you should bring more from the storeroom. Is that my only task on the sushi counter? No, you also need to clean the area where they prepare the dishes. There are cloths and bottles of spray by the sink. Oh, and please make sure you clean that too. Sure. That's important, isn't it? Absolutely, but you mustn't wash up knives. You have to do some training before you're allowed to touch sharp objects. What should I do if there are any? Ask someone to put them in the dishwasher. Okay, thanks. I don't want to get anything wrong. Don't worry, you'll be fine. And I'll be around to help. Right. Finally, the meat and fish counters. You need to clean the area where staff serve customers, including wiping the weighing scales. Okay. Anything else? The
The fish is laid on ice, but when that starts to melt, you'll need to get more from the cold room. I know the staff on the food counters wear a hat. Will that be the same for me? You won't be serving customers directly, so no. But make sure you put on thermal gloves when you take anything out of the cold room. The temperature's low enough in there to get frostbite from touching things. Understood. Part 2. You will hear a podcast by a running coach giving advice about taking up running and giving information about her club. First, you have some time to look at questions 11 to 14. Now listen carefully and answer questions 11 to 14. My name's Liz Fuller, and I'm a running coach with Compton Park Runners Club. Welcome to my podcast. If you're thinking about taking up running, I'm here to help. There are many training programs available online, which aim to help people build up to running 5 kilometers. Some of them are great, and thousands of people of all ages are taking part in 5-kilometer races across the country as a result. People like them because they're easy to follow and don't push them too hard. However, they don't work for everyone, especially if you suffer from something like a heart condition or asthma, because they're aimed at people with average fitness and running ability. Another thing is that everyone is different, and if you have any specific questions related to your needs, there's no one to provide any answers. I have a couple of simple tips I always give to new runners. I expect you've been told to run very slowly until your fitness increases. Well, I find that can prevent progress. You should run at a speed that feels comfortable, but time yourself and try to run a bit faster each time. Listening to music can be very helpful. It takes your mind off things and helps your body get into a rhythm. I'd say that is better than running with a friend, especially as most people are competitive, and that's not what you want when you're just starting. I don't think the time of day is especially important. Some people are better in the evening, while others are morning people. But you need to be consistent, so aim to train regularly. Twice a week is enough to begin with. Before you hear the rest of the podcast, you have some time to look at questions 15 to 20. Now listen and answer questions 15 to 20. New members often say to me that they've been put off running either because they lack confidence, or they don't have time, or they think they dislike running. Mary, for example, joined the club 2 years ago at the age of 40. She'd always enjoyed running at school, but wasn't sure if she'd be able to do it. She was worried about being left behind and being the slowest runner. But she says she was made to feel so welcome, she soon forgot all about that. James had always hated the idea of running, but a friend encouraged him to come along for a taster session, and he hasn't looked back. He never misses a training session, despite having a really demanding job. Leo was worried about having to commit himself to training sessions every week,
and wasn't sure he'd be able to fit training into his busy schedule. But after experiencing a lot of stress at work, he came along to us and gave it a go. Now he says he feels much more relaxed and he looks forward to his weekly run. Mark is quite typical of our new members. He's never considered himself to be a sporty person, and it was only when he retired that he decided to take up the challenge of trying to run 5 kilometers. It took him months to find the courage to contact us, but felt reassured immediately, as there were other people his age who were only just taking up running for the first time. My own journey hasn't been easy. I did my first marathon when I was 37, after having had 2 kids. My husband had been running marathons for years, but I never dreamed I'd be doing one with him. I managed to complete it in 4 hours, but I felt like giving up halfway through. It was only the support of the spectators that kept me going. I do think signing up for a race of whatever length is motivating, whether it's 5K or 25K, because it's good to have something to work towards, and it gives you a sense of achievement. I did my first 10K after only 6 months, which was certainly very challenging and not something I'd necessarily recommend. But after you've been training for a few weeks, it's worth putting your name down for a 5K. Some people find they only need a few practice runs before taking part in a race, but I'd give yourself a couple of months at least. Well, I hope that's given you a really good idea of what... Part 3. You will hear 2 students called Jane and Kieran talking about books. First, you have some time to look at questions 21 to 25. Now listen carefully and answer questions 21 to 25. So, Jane, you'll be off to Denmark soon to do your work placement. Yes, I'm really looking forward to it. And I've just started packing up all my books to put in storage. Well, I hope they don't get spoilt. It's okay. My grandfather works in a bookshop, and he told me how to pack them. Oh, that's helpful. He says you have to support the spine, otherwise the paper can come away from the cover. Yeah, that's obvious. He also told me to pack them flat in the box, not on their side. Again, because they can bend, and if you leave them like that for, say, a year, it's quite hard to get them back to their normal shape. Well, it's pretty clear that ruins them. But a lot of people just can't be bothered to protect their books. He always says it's such a shame that publishers don't use better quality paper. It's the acid in the paper that causes the problem, isn't it? Yeah, that's why old books go yellow. You know, some of the books my grandfather's given me are like that already. Oh. I should dump them really if they're going to deteriorate further, but I'd feel bad. They'll always remind me of him. He's quite a collector, you know. Well, if they're important to you. Yeah, I'd regret just throwing them away. You know, maybe it's because I was taught to treasure books, but I hate seeing students force open the pages of paperbacks. They press so hard they end up breaking the spine. I know. But unfortunately, paperbacks aren't designed to last a long time, and people know that. Hardbacks aren't quite as weak. Yeah, they're different, I suppose. But I still don't think people value hardbacks like they used to. Well, they aren't decorative, are they, like other objects? Plus, nowadays, people don't keep them out on shelves as much as they used to. That's such a pity. When I visit someone, if they have, say,
A colourful book on a table. It's the first thing I'm drawn to. I agree. And book covers can be a work of art in themselves. Some are really eye-catching. I've always been taught to handle books carefully. If you watch someone take a book off a shelf, well, they usually do it wrong. Ah, my grandfather says that you should put your hand right over the top of the book. Or if you can't do that, pull the other books on the shelf aside so that you can hold the whole cover. When did you learn all this? He watched me pull a heavy book off the shelf when I was small, and it fell on the floor and broke apart. Oh dear. Oh, I can still remember it. You know what I really like? What? The smell of new books. Me too. My parents used to laugh at me when I was a kid because I loved putting books up to my nose, almost as much as reading them. New books aren't cheap though, are they? I guess we're lucky we can buy them. My grandfather stocks second-hand books as well as new ones, and they don't smell quite as good. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 26 to 30. Now listen and answer questions 26 to 30. I'd love to have a bookshop like your grandfather. What's it like? Well, it's quite big. It's got 2 floors and an attic, and he stocks all kinds of books, really. I guess he treasures things like first editions and other rare books. Yeah, you might think he'd keep those in the attic or somewhere. So they'd be hidden. Yeah, but he likes people to know that he has them. So he puts them out in the shop, but makes sure you need a ladder to get them. Right, that would prevent any thefts. Uh-huh. Does he stock books for children? He does. He particularly likes to encourage kids to read. He always says that he used to sit under the stairs as a child with a pile of books and read them all. Is that where he keeps them then? Not exactly. He's got a dedicated area on the ground floor with cushions, so that parents can enter with their toddlers, go there, and spend some time reading to them. Oh, cool. And then there's a place for pushchairs by the front door, and a cafe if anyone needs refreshments. That's good to know. As I said, it's a big shop, and there's a storage area out the back as well. Oh, what does he keep there? Books he wants to throw away? He hardly ever throws anything away. He just leaves unwanted books by the front door for customers to take. Well, that's very nice. Yeah. And books people or institutions have requested, they all go at the far end. Oh, He thinks it's best to keep these out of the main shopping area as they're boxed and new. did you get your course books from him? Naturally. He stocks books for a lot of the colleges. He used to keep these books on the first floor, but now there's a new university in my hometown. He's moved them downstairs to attract the students. They're actually part of the coffee shop on low shelves all around it. Pretty central then. You'll have to take me there sometime. That is the end of part 3. You now have part 4. You will hear part of an environmental studies lecture on tree planting. First, you have some time to look at questions 31 to 40.
Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Tree planting now dominates political and popular agendas and is often presented as an easy answer to the climate crisis, as well as a way for business corporations to offset their carbon emissions. But unfortunately, tree planting isn't as straightforward as some people think. When the wrong trees are planted in the wrong place, it can do considerably more damage than good, failing to help either people or the environment. Reforestation projects are currently being undertaken on a huge scale in many countries, and it's crucial that the right trees are selected. A mix of species should always be planted, typical of the local natural forest ecosystem and including rare and endangered species, in order to create a rich ecosystem. It's important to avoid non-native species that could become invasive. Invasive species are a significant contributor to the current global biodiversity crisis and are often in competition with native species and may threaten their long-term survival. Restoring biodiversity that will maximize carbon capture is key when reforesting an area, but ideally, any reforestation project should have several goals. These could include selecting trees that can contribute to wildlife conservation, improve the availability of food for the local community, and maintain the stability of soil systems. Meeting as many of these goals as possible, whilst doing no harm to local communities, native ecosystems, and vulnerable species, is the sign of a highly successful tree planting scheme. To ensure the survival and resilience of a planted forest, it's vital to use tree seeds with appropriate levels of genetic diversity, the amount of genetic variation found within a species essential for their survival. Using seeds with low genetic diversity generally lowers the resilience of restored forests, which can make them vulnerable to disease and unable to adapt to climate change. Choosing the right location for reforestation projects is as important as choosing the right trees. Ultimately, the best area for planting trees would be informally forested areas that are in poor condition. It's better to avoid non-forested landscapes, such as natural grasslands, savannas, or wetlands, as these ecosystems already contribute greatly to capturing carbon. It would also be advantageous to choose an area where trees could provide other benefits, such as recreational spaces. Reforesting areas which are currently exploited for agriculture should be avoided, as this often leads to other areas being deforested. Large-scale reforestation projects require careful planning. Making the right decisions about where to plant trees depends on having the right information. Having detailed and up-to-date maps identifying high-priority areas for intervention is essential. Drone technology is a useful tool in helping to prioritize and monitor areas of degraded forest for restoration. In Brazil, it's being used to identify and quantify how parts of the Amazon are being devastated by human activities, such as rearing cattle and illegal logging. A good example of where the right trees were picked to achieve a restored forest is in Lampang province in northern Thailand. A previously forested site, which had been degraded through mining, was reforested by a cement company, together with Chiang Mai University. After spreading 60 centimeters of topsoil,
They planted 14 different native tree species, which included several species of fig. Figs are a keystone species because of the critical role they play in maintaining wildlife populations. They are central to tropical reforestation projects as they accelerate the speed of the recovery process by attracting animals and birds which act as natural seed dispersers. This helps to promote diversity through the healthy regrowth of a wide range of plant species. Unlike the majority of fruit trees, figs bear fruit all year round, providing a reliable food source for many species. At this site, for example, after only 3 rainy seasons, monkeys started visiting to eat the fig fruits, naturally dispersing seeds through defecation. Reforestation projects should always aim to make sure that local communities are consulted and involved in the decision-making process. The restoration of mangrove forests in Madagascar is an example of a project which has succeeded in creating real benefits for the community. Destruction of the mangrove forests had a terrible impact on plant and animal life, and also badly affected the fishing industry, which was a major source of employment for local people living in coastal areas. The reforestation project involved hiring local people to plant and care for the new mangrove trees. Millions of mangrove trees have now been planted, which has resulted in the return of a healthy aquatic ecosystem. The mangroves also act as a defense against the increased threat of flooding caused by climate change. What's more, the local economy is more stable and thousands more Madagascar. अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी सर, आ रही है। यस सर। जी ठीक। अच्छा, टेस्ट तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास। इसका मैं लिंक आपके साथ ना स्लैक पे शेयर कर दूंगा। आप सब अपने अपने तौर पे देख लेना कि आपके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, फिर आपने बैंड स्कोर इसका खुद कैलकुलेट कर लेना कहीं से भी चार्ट खोल के। ठीक है, फिर फर्दर आगे सैटरडे संडे को क्लास नहीं होगी, मंडे को फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर हम रीडिंग की तरफ चले जाएंगे। कोशिश कीजिएगा कि वीकेंड के ऊपर आप जो है ना प्रैक्टिस टेस्ट को वो कर लें, कुछ 2-3 प्रैक्टिस टेस्ट और भी कर लें। इसका मैं लिंक फिर स्लैक पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। इंशाल्लाह फिर अब हम मंडे को मिलते हैं, और काइंडली लिंक देख लीजिएगा स्लैक पे इस सेशन के बाद। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।